जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कि भारत में आज तक 1951 से लेकर के 2020 तक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखते हैं जो नॉर्मली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके लिए आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो मैंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो भारत में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनको हम लोगों ने लिस्टिंग की हुई है। ठीक है। करंटली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। 25 पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल है। 25 पार्ट्स आपको हर पार्ट किसी न किसी टॉपिक ओरिएंटेड है और उसमें ये 45 आर्टिकल्स पूरा समाये हुए हैं। ये अलग 12 शेड्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे विषय जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बना करके नहीं रखा जा सकता था उसको अलग से 12 शेड्यूल में करके रखा गया। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब ये 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थी और 8 शेड्यूल्स थे जो ओरिजिनल लिखा गया था, है ना। और उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1950 में हुआ, लेकिन 1951 तक इसको मंजूरी मिली थी। देखिएगा, फर्स्ट कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसे विषय जो फर्स्ट अगर जुड़ा होता है, फर्स्ट पर्सन टू, फर्स्ट वुमेन टू, तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ 1951 में इन्फोर्स किया गया था। पहला 1950 में हुआ था, लेकिन आपने अगर इन्फोर्स लिखा होगा तो 1951 लिखेंगे और ऐसे फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1950। आइए, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां मैंने खुद ही अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसे रोक करके भी देख सकते भी हैं। ऐसा है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात है। थर्ड ये अमेंडमेंट नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये किनारे अमेंडमेंट नंबर है और उसमें क्या अमेंड हुआ है उसके विषय में है। तो ये हाँ, 7th अमेंडमेंट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कंप्लीटली अंडरलाइन किया हुआ क्योंकि ये जरूरी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। आपको आज के समय में जितने स्टेट्स ये दिखते हैं, जो कुछ समय पहले तक में जो स्टेट्स थे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाए गए थे 1956। सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के लिंग्विस्टिक लाइंस पर। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स को बनाया गया, कैटेगरी ABCD है जो पुराने ब्रिटिश काल की व्यवस्था है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी, 7th अमेंडमेंट नंबर, 7th अमेंडमेंट के बाद ये आया। 8th अमेंडमेंट देखिए, इसमें क्या था, रिजर्वेशन को रखा गया ऑफ सीट इन ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया, कुछ समय बढ़ा दिया गया उनके रिजर्वेशन के लिए। एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस की बात हुई थी लोकसभा स्टेट असेंबली में 1970 तक बात हुई, हालांकि लोकसभा में तो चलता ही आया, अब खत्म कर दिया गया है प्रोविजन, है ना। उसके बाद आइए, हम लोगों ने 10th शेड्यूल नंबर को देखिए, ये हमने इंपॉर्टेंट कर रखा है, हालांकि ये पूरी लाइन को ही मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है। तो 10वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी के तौर पे भारत में शामिल कराया गया, ये पुर्तगाल से हमने लिया। 11th शेड्यूल नंबर को देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस शामिल होंगे, है ना। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल प्रोसीजर फ्रॉम चैलेंज ऑन द ग्राउंड एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसीज, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज इसमें जरूरी है, याद रखिएगा। ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, बस इतना समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। 12th अमेंडमेंट नंबर में आइए। 12th अमेंडमेंट नंबर में क्या है, गोवा दमन दीव यूनियन टेरिटरी के तौर पर पुर्तगाल से प्राप्त किया गया भारत ने। 13th अमेंडमेंट नंबर में नया स्टेट बना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर 371A। आज भी मेंशन है 371A में नागालैंड को दिया गया है विशेष अधिकार। फिर 14th नंबर अमेंडमेंट नंबर पे देखिए, पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे, और वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, पौंडीचेरी याद होगा आपको, फ्रांस था, फ्रेंच थे वहां पर। फिर 15th नंबर देखिए, हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ अमेंडमेंट्स। फिर 16 17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे चलते हैं।
फिर इसमें 23rd नंबर देखिएगा, 23rd नंबर को इम्पोर्टेंट मैंने लगाया है, डिसकंटिन्यूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नागालैंड, ठीक है, ये हटा दिया गया। उसके बाद stipulated that not more than one Anglo-Indian could be nominated by the governor। अच्छा, गवर्नर के द्वारा एक से ज्यादा एंग्लो इंडियन को स्टेट असेंबली में अपॉइंट कर सकता है, बस एक ही को अपॉइंट कर सकता है गवर्नर, ध्यान रखिएगा। फिर 24, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 25 में आप देखिएगा केशवानंद भारती का जिक्र आया है, जो मैंने बताया था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव नहीं कर सकता, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 25, रहने दीजिएगा। 31 देखिए, 31 नंबर अमेंडमेंट नंबर देखिए, 31 देखिएगा, इंक्रीज साइज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 525 से लेकर के 545, ये 543 है, दो एंग्लो इंडियन का सीट अलग होता है, तो 545 सीट्स को बढ़ा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको 31st अमेंडमेंट में। फिर आइए 32, 33, 34 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद थे, आपको प्रेसिडेंट थे। फिर 35 इंपॉर्टेंट होगा, 1975 की बात है, 35th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, नहीं इंपॉर्टेंट 35 नहीं 36 इंपॉर्टेंट है। 36 अमेंडमेंट 1975 सिक्किम को भारत के साथ जोड़ दिया गया, याद रखिएगा सिक्किम को। 37 में अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। 38, 39 आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं 41, 42। 41 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 42 काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी उस समय था, तो फंडामेंटल राइट को कर्टेलमेंट किया गया, कम किया गया इस दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज को बढ़ाया, फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकोड किया गया 42 में, है ना, और उसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक को जोड़ा गया, सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक वर्ड को याद करिए, प्रियम्बल में जोड़ा गया, आप पढ़े हुए हैं। अच्छा, 44th अमेंडमेंट नंबर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये आपको जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में एक बात ध्यान दीजिएगा भाइयों कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 से हटा करके याद करिए आर्टिकल नंबर 300A में आपको डाला गया था, लीगल राइट के तौर पे डाला गया था, जब 31 में था तो वो फंडामेंटल राइट था, वो हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटाया गया था, यह मेंशन नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी आपको हटा दिया गया था और उसको लीगल राइट के तौर पे, ये बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 से 49 आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ 52nd जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कोई भी अपने पार्टी को छोड़ करके इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि लालचवश, है ना, कि हार गई है पार्टी तो दूसरे पार्टी में फट से शामिल हो जाए, या उधर हमको फायदा दिख रहा है तो हम अपनी जो मूल पार्टी उसको छोड़ करके उधर चल जाए, या इकट्ठे सारे लोग उठ के चल जाए, तो ये जो डिफेक्शन हो रहा है, दल बदल हो रहा है, इसी को रोकना है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी लालच के, ग्रीड के चक्कर में कोई अपनी पार्टी छोड़ करके इधर से उधर बार बार ना करे, ठीक है। तो 52nd जो ये अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि दल बदल इस तरह से लालच में, ग्रीड में नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया 52nd। फिर आगे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है उन पर बात करेंगे। हाँ, 56 से 62 वाले स्लाइड में आपको 61th अमेंडमेंट नंबर देखिए, उसमें वोटिंग राइट्स को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 21 to 18 आपको वोटिंग राइट्स को रिड्यूस कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए 63 से लेकर के 69 अमेंडमेंट नंबर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। फिर आइए 70 से 77 वाले में आपको 73 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 73, 74 तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1992 में लाया गया,
इसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में और 3 लेवल याद होगा, मैंने पंचायती राज वाले वीडियो में मैंने 3 टीयर्स के बारे में बात किया है, उसी में म्यूनसिपैलिटी वाली भी बात है। तो 3 टीयर्स पे होगी पंचायती राज। 73rd अमेंडमेंट 1992 ये आपको याद रखना है। उसी तरह 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आपको अर्बन एरियाज में वहां भी 3 लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में भी उसी सेम वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए उसी ही हम लोग देखेंगे। ये सारे अमेंडमेंट्स जो अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। 86 ये तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। 86 इंडिया अमेंडमेंट नंबर 2002, इसमें राइट टू एजुकेशन, प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन until the age of 14 and early childhood care until the age of 6, यानी 6 years तक childhood care और 14 years तक compulsory education की बात 86 याद करिए। आर्टिकल नंबर 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आइए 91 नंबर जो अमेंडमेंट नंबर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको कब लाया गया था? 2004 में लाया गया था ये अमेंडमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे? 15% से ज्यादा नहीं हो सकते उस लेजिस्लेचर से, ध्यान रखिएगा। आपको लोकसभा है तो उसमें 15% से ज्यादा नहीं, मतलब पार्लियामेंट हो चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, जितना साइज है जितने मेंबर है उसका बस 15% को ही आप मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं बना सकते हो। आगे चलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट एक्ट में था, यहां से स्टैंडर्ड की बात की गई है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। चलें आगे देखें और क्या इंपॉर्टेंट है। 101 अमेंडमेंट नंबर को देखिए। ये गुड्स और सर्विसेज टैक्स, याद करिए, जीएसटी है ना, एक था एसजीएसटी, एक था सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई था आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्सेस के बारे में बात 101 अमेंडमेंट नंबर में आया। फिर आइए लास्टली 103rd नंबर जो अमेंडमेंट नंबर है उसमें देखिएगा 12 जनवरी 2019 को लाया गया। 10% ये ईडब्ल्यूएस को देने की बात आई, या 10% रिजर्वेशन अपर क्लास जो है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो भी हैं उनको 10% रिजर्वेशन और उसके तहत जो भी शर्तें हैं वो मानना है। बस इतना समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन स्कीम हाल फिलहाल काफी सुर्खियों में था। 103 नंबर अमेंडमेंट नंबर 103 के तहत है। फिर आपको 104 अमेंडमेंट नंबर देखिए जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी तक में करंटली तक में ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोकसभा में और स्टेट असेंबली में समय अगले 70 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिमूव द रिजर्व सीट ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा और स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी अब उसे हटा दी गई है। 2 जो लोकसभा में होते थे अब वो हटा दिए गए हैं। देखिए, इसको रखने का मतलब था कि क्रिश्चियनिटी के जितनी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जितने पॉपुलेशन थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, इस कारण से ये ब्रिटिश व्यवस्था थी। अब चूंकि उतना रहते हैं प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक बार देख लेते हैं। ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स हुए, वो पार्ट्स सब किस मैटर से रिलेटेड है, उसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत जरूरी ही है कि वो पूछता है। फिर पार्लियामेंट, फिर पंचायत वगैरह है वो पूछता है। तो जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 में यूनियन एंड टेरिटरी मेंशन्ड है। सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप 5 to 11 मेंशन्ड है। थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है जो कि आर्टिकल 12 to 35 है। इस तरह से अलग अलग पार्ट में सब्जेक्ट है। और देखिएगा कि चैप्टर्स बने हुए हैं हर पार्ट में। जैसे अगर मान लीजिए चैप्टर बने हुए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो मतलब वो पार्ट वाइज है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, तो उसमें चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव असेंबली, चैप्टर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली,
फिर अगला जो आएगा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें चैप्टर यानी अलग अलग चैप्टर भी बनाया गया है आर्टिकल वाइज। आप देख सकते हैं पार्ट वाइज, है ना, पार्ट का नंबर है, पार्ट का रिलेटेड टॉपिक है, अगर वो टॉपिक बड़ा है तो उसमें चैप्टर बना दिए गए हैं, अलग अलग चैप्टर, और पर्टिकुलर चैप्टर भी किस किस टॉपिक से रिलेटेड है वो बना दिया गया है। आप देखिए इसे, यहाँ आपको आपका यहां तक आ गया है। तो ये आपका फाइनली जो आप देख रहे हैं यहाँ तक आपको ला दिया गया है। उसके बाद भी पार्ट अभी बने हुए हैं, लेकिन उसको अभी धीरे धीरे, अभी आर्टिकल चूंकि 448 तक है तो उसको अभी देखना होगा। ठीक, अब आते हैं शेड्यूल्स। जो हम लोग अलग से शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो 12 शेड्यूल थे ये हैं क्या। कुछ ऐसे मैटर है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बना के नहीं रखे जा सकते, उनका प्रोविजंस बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम लोग अलग से शेड्यूल बना करके रखते हैं। तो जैसे पहला शेड्यूल क्या है कि उसमें नेम ऑफ द स्टेट, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है हम लोग का, इसके पूरे बारे में एक्सप्लेनेटरी मैनर में, ठीक है, मैटर डिस्कस्ड है। यूनियन टेरिटरी और उसका एक्सटेंड कहाँ तक है, इस पूरे मैटर को डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड शेड्यूल में देखिए रिलेटिंग टू द इमोलमेंट्स, तनख्वाह क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा, इन सारे जो पोस्ट हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि इन सारे पोस्ट के विषय में। थर्ड शेड्यूल रिलेटेड है ओथ और अफर्मेशन, शपथ से रिलेटेड है, इनका शपथ क्या होगा, कार्य क्या होगा, इसके बारे में ये पूरा जिक्र है। देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट है, इनके बारे में, ओथ्स वगैरह के बारे में, अफर्मेशन के बारे में है। ठीक, फोर्थ शेड्यूल देखिए राज्यसभा में सीट कितनी होगी उसके बारे में है, टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। फिफ्थ शेड्यूल देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया के कंट्रोल के बारे में प्रोविजन है। सिक्स शेड्यूल आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है। सेवन शेड्यूल देखिए यूनियन और स्टेट लिस्ट बटे हुए हैं, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट भी अलग है, 3 लिस्ट हैं। तो यूनियन लिस्ट में देखिए आपको, और यूनियन लिस्ट कंटेन 100 सब्जेक्ट। अभी पहले जब 100 सब्जेक्ट तो अब है, पहले ये 97 थे, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हुआ, पहले तो ये 66 थे, घटा दिए गए कुछ। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में अब 52 है, पहले 47 थे। 8 शेड्यूल में 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओरिजिनली जब लिखा गया था पहला ये 8 शेड्यूल ही था ओरिजिनली, तो उसमें 14 लैंग्वेज था, लेकिन अब ये बढ़ा करके टोटल 22 कर दिया गया है, लैंग्वेज को भी शामिल कर दिया गया है। 9 शेड्यूल एक्ट एंड रेगुलेशन बहुत आपके लिए जरूरी नहीं है, इसमें पार्लियामेंट डीलिंग विद द मैटर्स, तो काफी चीजें हैं लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। 10 उतना इम्पोर्टेंट नहीं। 11 12 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th में आपको, 10th में देखिए ग्राउंड और डिफेक्शन से जुड़ा मामला है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल अधिनियम से जुड़ा हुआ मामला है। लालचवश कोई एक दल छोड़ करके दूसरे दल में लालच के दृष्टिकोण से नहीं जा सकता, या कई लोग एक साथ नहीं छोड़ सकते। 11th शेड्यूल पंचायत के विषय में है। 12th शेड्यूल आपको म्युनिसिपैलिटी के विषय में है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कितना यूनिक है। तो सारे प्रोविजंस को हमने इंडियन आर्टिकल बना करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है। फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कि अलग से हमें एक देख करके चलना है, उनको हमने शेड्यूल्स में रखा है। हमारे पास प्रीएम्बल है। तो आज ये हम लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट आज तक हुए हैं, उन सारे अमेंडमेंट में हम लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा भी, हम लोगों ने पढ़ा भी, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण था उन अमेंडमेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा है। सारे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने देखा है, लेकिन चूंकि जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम लोगों ने पढ़ा है ना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जिनको कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, और वो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। आई होप कई आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और रिसर्च करिए और कोशिश करिए। वैसे भी सोशल साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये वे ऑफ लाइफ है सोशल साइंस। आप सोशल लाइफ जीते हैं, गेटिंग माई पॉइंट।
सोशल साइंस बोल लीजिए, सोशल लाइफ बोलिए, सोशल लाइफ जीते हैं जब इतना इंटरेस्टिंग हर चीज आपके साथ सामने घटता है, न्यूज़पेपर में आता है, तो ये सब चीजें तो आपको जाननी ही जाननी चाहिए। मैं और भी वीडियोस बनाते रहूंगा जिसमें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डालता रहूंगा। आप बस देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। अभी आपकी भूख का इलाज है मेरे पास। फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद एवरीवन।